एक शरीफ बहू की 3 अय्याशी सहेली। कॉलेज कैंटीन में 4 सहेली। अब देख कैसे प्रवीण की चेयर पीछे करके उसे गिराती हूँ। अरे वाह, बहुत मजा आएगा। अरे यार ऐसे मत करो, उसके लग जाएगी बहुत जोर के। अरे यार तू पता नहीं इतनी शरीफ क्यों बनती है। अरे थोड़ा कॉलेज के हिसाब से फंकी चंकी कूल बन, थोड़ा हमारे साथ रैगिंग किया कर। वही तो, जब देखो सूट पहनती ही रहेगी, ये नहीं कि हमारी तरह जीन्स टॉप पहना करे। अरे मैं चेयर पीछे करती हूँ। तभी वैशाली ऐसा कहकर उस लड़के की चेयर पीछे कर देती है। जैसे ही वो लड़का बिना देखे बैठता है तो धम से गिर पड़ता है। आस पास खड़े सभी स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते हैं। देखो वो कैसे गिर पड़ा। तुमने उस बेचारे के साथ बहुत गलत किया। अबे शराफत की देवी, बंद कर, ये सब तेरे लिए बहुत हानिकारक है। थोड़ा चंट बनकर रहना सीख। इसके बाद चारों लेक्चर क्लास अटेंड करते हैं। ग्रेजुएशन होने के बाद चारों सहेली बिछड़ जाती हैं, जिसमें शरीफ काव्या की शादी गांव में अनिल से हो जाती है। वहीं तीनों सहेली दोबारा मिलकर एमएनसी कंपनी ज्वाइन करके अपने पैसों से खूब अय्याशी करती हैं। आए दिन किटी पार्टी, डांडिया नाइट, सुक्का पीकर डांस करना, ये सब उनके शौक है। वो शॉर्ट ड्रेस पहनकर ही हमेशा रहा करती थी और हफ्ते में 4 बार शॉपिंग करना तो उनकी आदत थी। वहीं दूसरी ओर काव्या अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी अच्छे से संभालती है। सुबह के समय अपनी सास के पास सरसों का तेल गर्म करके कटोरी में ले जाती है और कहती है, माँ जी आप जरा यहाँ बैठ जाइए, पैर ऊपर करके। पर क्यों बहू, क्या हुआ और ये क्यों लेकर आई है? माँ जी आप बैठिए तो सही। ये कहकर काव्या अपनी सास कविता के पैरों पर सरसों का तेल लगाकर मालिश करती है। माँ जी मैं बुद्धू नहीं हूँ, मैंने सुन लिया था कि आपके पैरों में बहुत दर्द था रात से, इसलिए मैं सुबह सुबह आपके पास आ गई। रात को डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी ना। अरे वाह बहू, तू तो बिना कहे मेरी बात समझ जाती है। सच में तो बहुत जरूरी संपन्न है। अच्छा सुन, बाहर वो सामने वाली सुषमा है ना, रोज झाड़ू लगाकर हमारे दरवाजे के आगे कूड़ा कर देती। अब की बार जब तू झाड़ू लगाए तो उसके दरवाजे के आगे करके आना, समझी? पर माँ जी वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं तो हम क्यों करें? और अगर मुझे ऐसे करते हुए उन्होंने देख लिया तो वो सब कितना सुनाएंगे। ओहो बहू तू कितनी शरीफ है, इतना मत डरा कर। ठीक है माँ जी। इस तरह सास बहू यूं ही गपशप करती रहती हैं। काव्या का पति एक मजदूर था, बहुत कम पैसों में अपने घर का खर्चा चलाता था, जिसमें काव्या खुश थी। पढ़ी लिखी शहरी होने के बाद भी वो गांव की बहू के साँचे में ढल जाती है। वहीं शाम को थका हारा पति अनिल जब घर आता है तो काव्या उसे गुड़ और लस्सी देती है। फिर अनिल कहता है, अजी लीजिए गुड़ और लस्सी, इसे खाकर आपको ताकत मिलेगी। सच में काव्या, तुम्हें देखकर कोई कह नहीं सकता कि तुम शहर से हो, फिर भी तुम्हें गांव की सारी चीजें पता है और बहुत आसानी से तुम मेरे घर में ढल गई। वहां तो पिसा पिसाया आटा आता था, पर यहाँ तुम्हें खुद गेहूं साफ करके पीसना पड़ता है चक्की पर। अजी आप परेशान मत होइए, ये सब मैं बड़ी आसानी से कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। शुक्रिया काव्या, मेरे घर और माता पिता को संभालने के लिए। वैसे बाबा कहाँ हैं, दिख नहीं रहे? वो खेत में बाकी लोगों के साथ बैठे हैं। अच्छा, आज तुम लास्ट में खाना नहीं खाओगी, तुम्हारे साथ ही खाऊंगा मैं। जब देखो हमेशा लास्ट में ही ठंडा खाना खाती हो। अजी तो क्या हुआ, यहाँ तो ये सब नॉर्मल है। कुछ देर बाद सभी एक साथ खाना खाते हैं। वहीं काव्य की तीनों सहेलियां वैशाली, शीला, मैगी घूमने के लिए कहीं जा रहे थे कि उनकी गाड़ी काव्य के गांव में खराब हो जाती है। तभी वैशाली एक किक अपनी कार में मारकर कहती है, इस कार को अभी खराब होना था। इस गंवार गांव में तो हमें मैकेनिक भी कहीं नहीं मिलेगा। कितनी मुश्किल से हमने गोवा का प्लान बनाया था, पर पता नहीं कौन सा गांव बीच में पड़ गया। मनहूस। अब कोई बात नहीं, हमें कुछ दिनों के लिए यहीं रहना होगा। तभी कुएं से पानी भरकर काव्या उसी रास्ते से लौटती है कि अपनी तीनों सहेली को देखकर कहती है, अरे वैशाली, शीला, मैगी, तुम तीनों यहाँ कैसे? और इतना बंठन के कहाँ जा रहे हो घूमने? काव्या तू काव्या ही है ना? ये क्या हाल बना रखा है? बिखरे बाल, 6 मीटर लंबी साड़ी लपेटी हुई है और हाथ में पानी का घड़ा लेकर कहाँ जा रही है? अरे इसकी तो शादी भी हो गई, तुमने हमें बताया नहीं। हाँ, बिछड़ने के बाद तुम्हारे नंबर थे नहीं मुझ पर जो बुलाती। फिर बाबा ने मेरा रिश्ता यहाँ देखा तो गांव में शादी कर ली। अब गांव में हूँ तो कुएं से पानी भरकर ही लाऊंगी ना। ये पहले भी गंवार थी और अब भी गांव में आकर गंवार हो गई। जरा इसकी हालत तो देखो, और हमें देखो कितनी फैशनेबल है। लगता ही नहीं है ये हमारी कभी फ्रेंड थी। तूने बिल्कुल सही कहा शीला। खैर हमारी कार खराब हो गई है तो यहाँ कोई रहने की जगह है हमारे लायक? जब तक तुम्हारी कार ठीक नहीं होती तब तक तुम मेरे घर में रह लो। हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, इसी के घर रह लेते हैं, देख लेंगे गांव कैसा है। हाँ ये ठीक रहेगा,
तभी काव्या ये कहकर एक गांव वाले पड़ोसी से कार ठीक करवाने को कह देती है और अपनी मॉडर्न सहेलियों को घर ले आती है। तीनों अजीबो गरीब तरीके से घर को घूरती हैं और मुंह बनाकर कहते हैं, ओह माय गॉड, हाउ कैन यू स्टे इन दिस होम, #झोपड़ी वाला घर। काव्या, तेरा घर तो बहुत अच्छा था और ससुराल कबाड़ खाना है। शीला, ऐसे मत बोल, मैंने अपनी परिस्थिति से समझौता कर लिया है। तू जिसे कबाड़ खाना बोल रही है वो मेरे लिए महल है, दोबारा ऐसा मत कहना। अरे बहू, ये कौन है? माँ जी, ये मेरी सहेलियां हैं, शहर से आई हैं, कुछ दिन यहीं रहेंगी। फिर तो सही है, आओ आओ बच्चों, बैठो, थक गए होगे। या व्हाटएवर। तभी काव्या उनको खाना वाना खिलाती है, जिसके बाद वह हर चीज में कमी निकालती हैं और सामने गाय के तबेले को देखकर अपनी नाक बंद कर लेती हैं। ओहो, ऐसी गंदी सी डिस्गस्टिंग जगह पर कैसे ये रह सकती है? बहन, उल्टी आ रही है, बस जल्दी से हमारी कार ठीक हो और हम निकले यहाँ से। ये कहकर वह काव्या के पास जाते हैं, जहाँ वह चक्की पर गेहूं पीस रही थी। ओहो, कितनी गरीब है तू काव्या, आटा भी पीसना पड़ता है। हाँ, यहाँ पर तो ऐसे ही होता है, सब्जी खुद उगा कर खेत से लाते हैं, खरीदनी नहीं पड़ती, ताजी होती है। ये गांव है ना, दूध भी चाहिए होता है तो गाय से खुद निकाल कर दूध लाते हैं। पर तुम तीनों ने ऐसे कपड़े क्यों पहने? आसपास के लोग देखकर बातें बनाएंगे और पापा जी के सामने तो तुम ऐसे बिल्कुल मत जाना। ओहो गॉड, इसकी बातें सुनकर मैं पागल हो गई हूँ। चल थोड़ा चिल करते हैं, गाना चलाकर स्मोक करते हैं। ऐसा मत करो। हम तो करेंगे। उसकी तीनों अय्याशी घमंडी मॉडर्न सहेलियां बात नहीं मानती और तेज गाना चलाकर छोटे कपड़े पहनकर डांस करती हैं। एक सिगरेट पीती है, दूसरी सोडा पीती है। ये सब काव्या के सास ससुर और पति देखकर कहते हैं, अरे ये सब क्या है, बंद करो, ये कैसी अश्लीलता है, तुम लड़कियां होकर ऐसे कपड़े पहनती हो, अरे शर्म नहीं आती ये बीड़ी सिगरेट पीकर। हाँ, ये सेहत के लिए हानिकारक होता है बच्चों। ओहो, 2 टके के गवार लोगों ने हमारा सारा मजा किरकिरा कर दिया, पता नहीं समझते क्या है। अरे गांव के लोग जाहिल गवार होते हैं, इन्हें कुछ नहीं पता होता। काव्या का पति भी ऐसे ही है, बोरियां उठाता है। ये सब सुनकर काव्या को गुस्सा आता है और वो शीला को थप्पड़ मार कर कहती है, सही कहा था तुमने कि इतना शरीफ नहीं होना चाहिए कि लोग शरीफ होने का फायदा उठाएं। ये काम तो तुम तीनों ने ही कर दिया। हाउ डेयर यू टू से दैट टू माई फैमिली। तुम शायद भूल रही हो, मैं शरीफ हूँ पर गवार नहीं। ये सब जानने के बाद भी मैंने अपनी फैमिली को एक्सेप्ट किया है। चाहिए ही क्या, खुशी के 2 पल। कम से कम तुम्हारी तरह छोटे कपड़े पहनकर अय्याशी तो नहीं कर रही, अपने माता पिता का नाम डुबो रही हो। मेरे पति और सास ससुर के लिए तुमने बहुत गलत बोला। चुपचाप चले जाओ इस घर से अभी के अभी। जैसे सुनने के बाद तीनों की आंखों में शर्म आती है और वो माफी मांग कर कहती हैं, काव्या हमें माफ कर दे, हमने तेरी फैमिली के बारे में बहुत गलत कहा। सॉरी यार, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अंकल जी, आंटी जी, जीजू, हमें माफ कर दीजिए। तुमने सही कहा काव्या, हमने अय्याशी की है सिर्फ। अब से ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे, ना ये सब करेंगे। फिर तीनों सहेली उनसे माफी मांगने के बाद सलवार सूट पहनकर उनके साथ एक गाय का दूध निकालती हैं, दूसरी चूल्हे पर खाना पकाना सीखती है, तीसरी झाड़ू लगाती है। 2 दिन बाद उनकी कार ठीक हो जाती है और वह अपने शहर लौट जाते हैं और काव्या अपनी गृहस्थी में खुशी खुशी रहने लगती है। गिन्नी नींद से जागती है और अपनी आंखों को मसलते हुए आवाज लगाती है, हे भगवान, जरा देखो तो सही, सुबह के 10 बज गए हैं लेकिन अभी तक मेरी देवरानियां मेरा नाश्ता और चाय लेकर नहीं आई। अरे कहाँ हो कावेरी, सलोनी, कोमल? गिन्नी की आवाज सुनते ही वो तीनों गिन्नी के कमरे में आ जाती हैं। अरे क्या हुआ जेठानी जी, सब कुछ ठीक तो है? मेरी अभी तक चाय कहाँ है? अरे जेठानी जी, चाय तो आपके टेबल पर ही है, देखो जरा, चाय भी ठंडी हो गई है और नाश्ता भी तैयार है। अच्छा ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, आज मेरी सहेलियां आने वाली हैं, तो तुम तीनों अपनी ये काली शक्लें लेकर उनके सामने मत आना। ये कहने के बाद वो तैयार होने के लिए चली जाती है और उसकी तीनों काली देवरानियां घर के काम करने लगती हैं। हमारी जेठानी हमेशा हमें नीचा क्यों दिखाती रहती है? क्योंकि उसे अपनी सुंदरता पर घमंड है। लेकिन कोई बात नहीं, वो जैसी भी है वो हमारी जेठानी है और हमें उनकी हर एक बात माननी चाहिए। वो तीनों घर के काम खत्म करके अपने अपने कमरों में चली जाती हैं, जिसके बाद गिन्नी की कुछ सहेलियां उससे मिलने घर पर आती हैं। अरे वाह गिन्नी, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। हाँ, दरअसल मैंने कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट मंगवाए हैं, उन्हीं की वजह से मेरी स्किन इतनी ग्लो कर रही है। अरे वाह, अगर ऐसी बात है तो जरा तुम हमें भी तो अपने ब्यूटी कलेक्शन के बारे में कुछ बताओ।
ओहो, क्यों नहीं, जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ खा पी लेते हैं। गिन्नी अपनी सहेलियों के साथ खाने पीने लगती है कि तभी वहां पर उसकी सास सुलेखा आ जाती है। अरे वाह गिन्नी बहू, क्या ये तुम्हारी सहेलियां हैं? हाँ माँ जी, ये दोनों मेरी सहेलियां हैं। आओ आप भी यहाँ आकर बैठो। अरे नहीं बहू, तुम अपनी सहेलियों के साथ समय बिताओ। वैसे तुमने अपनी देवरानियों से अपनी सहेलियों की मुलाकात नहीं करवाई? अरे नहीं माँ जी, वो दरअसल मेरी प्यारी देवरानियां अपने कमरों में आराम कर रही हैं। वो इतना कहती ही है कि तभी उसकी तीनों देवरानियां वहां आ जाती हैं और अपनी सास को गले से लगा लेती हैं। अरे माँ जी, आप आ गई, हमने आपको बहुत मिस किया। अरे माँ जी, आपकी तीर्थ यात्रा कैसी रही? अरे माँ जी, आप वहाँ से हमारे लिए कुछ नहीं लाई? उन तीनों को इस प्रकार सुलेखा से प्यार जताते हुए गिन्नी मन ही मन चिढ़ने लगती है। वो कुछ कहती उससे पहले उसकी सहेलियां कहती, ये भगवान, ये काली कलूटी देवरानियां तुम्हारी हैं? इनसे सुंदर तो मेरे घर की नौकरानियां हैं, जरा इनकी शक्ल तो देखो। सच बोलूं तो गिन्नी, तुम अपने ससुराल में एकदम राजकुमारी लगती हो। हाँ, आखिर तुम इतनी गोरी चिट्टी जो हो और बहुत सुंदर भी हो। जब सुलेखा गिन्नी की सहेलियों को अपनी तीनों बहुओं के बारे में ऐसा कहते हुए सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अब ये बहुत ज्यादा हो गया है गिन्नी बहू, शायद तुम्हारी इन दोनों सहेलियों को अब अपने घर चले जाना चाहिए। ऐसा कहने के बाद सुलेखा अपने कमरे में चली जाती है और गिन्नी अपनी सहेलियों को उसके घर जाने के लिए कह देती है। वहीं दूसरी तरफ वो अपनी देवरानियों से बहुत नाराज हो जाती है। इन काली कलूटियों को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। उस दिन के बाद से वो अपनी तीनों देवरानियों को अपने इशारे और उंगलियों पर नाचना शुरू कर देती है। अरे जब मैं इस घर में आई थी तो मैंने हर एक जिम्मेवारियों को अच्छे से निभाया था, लेकिन तुम तीनों तो कुछ करती ही नहीं हो। चलो अब सभी कामों को करना शुरू करो, 1 घंटे में सारे काम खत्म हो जाने चाहिए। उसके कहने पर बेचारी सलोनी, कावेरी और कोमल घर के सभी कामों को बिना शिकायत किए करना शुरू कर देती हैं। एक दिन उन तीनों की बहुत तबीयत खराब हो जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है घर में? आखिर ये तीनों अभी तक सोकर क्यों नहीं उठी हैं? गिन्नी जोर जोर से अपनी तीनों देवरानियों को आवाज लगाने लगती है। कोमल, सलोनी, कावेरी, अरे तुम तीनों आखिर कहाँ हो? तभी सुलेखा आती है। देखो बहू, आज तुम्हारी तीनों देवरानियों की तबीयत ठीक नहीं है। वो तीनों अपने कमरों में आराम कर रही हैं। अच्छा, तो ये बात है। तीनों काली कलूटी देवरानियां बहाना बनाकर आराम कर रही हैं। यही सही वक्त है, आज मैं अपनी सास को पूरी तरह भड़का सकती हूँ। ऐसा सोचकर वो अपनी सास को अपनी मीठी चुपड़ी बातों में लाकर उसे अपनी तीनों देवरानियों के खिलाफ भड़का देती है, जिसके चलते सुलेखा अपनी तीनों छोटी बहुओं के पास जाती है और उनसे कहती है, बहुत हुआ तुम तीनों का आराम करना, अब जल्दी से उठो और घर के कामों को करना शुरू करो। इस घर में तुम्हें मुफ्त की रोटियां नहीं मिलेंगी। हमारी माँ जैसी सास को आज क्या हुआ है? कोई नहीं, अगर वो चाहती है तो हमें आराम नहीं करना चाहिए। हाँ बहनों, चलो काम कर लेते हैं। सलोनी, कावेरी और कोमल तीनों ही तबीयत खराब होने के बाद भी घर के सारे काम करने लगती हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है और शाम के वक्त गिन्नी क्लब जाने के लिए तैयार हो जाती है। अरे बहू, तूने ये क्या पहना है? ओहो माँ जी, मैंने आपको बताया तो था कि आज मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है। अच्छा, अब वैसे बहू एक काम कर, क्यों ना तू आज अपनी देवरानियों को भी अपने साथ ले जाए। अगर तुम चारों एक साथ ज्यादा समय बिताओगी तो एक दूसरे को अच्छे से समझोगी। वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने माँ जी, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा। मैं इन काली चुड़ैलों को अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। इनकी काली शक्ल देखकर मेरे सभी दोस्तों को उल्टी आ जाएगी। ऐसा कहने के बाद वो अपनी पार्टी के लिए निकल जाती है और क्लब में जाकर अपनी सभी सहेलियों के साथ बहुत एंजॉय करती है। लेकिन पार्टी के अंदर आए कुछ अमीरजादे गिन्नी को छेड़ने लगते हैं। अरे वाह, क्या बात है भाई, इस गोरी चमड़ी वाली को देखकर तो दिल गार्डन गार्डन हो गया मेरा। अरे मुझे तो इस रसमलाई का टेस्ट करना है भला। हाय हाय, चल भाई इसका फायदा उठाते हैं। वो ऐसा सोचकर गिन्नी के पास जाते हैं और उसे छेड़ना शुरू कर देते हैं। दूर हटो मुझसे, अगर ज्यादा नजदीक आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे दूर कहाँ जा रही हो मेरी रसमलाई? अरे आओ, तुम्हें जन्नत की सैर करवाता हूँ। वो दोनों गिन्नी के हाथ पकड़ लेते हैं। गिन्नी सबसे मदद मांगती है लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता।
तभी वहां उसका पति अर्जुन और उसकी तीनों काली देवरानियां आ जाती हैं। अर्जुन उन दोनों को बहुत बुरी तरह मारता है और अपनी पत्नी को वापस घर ले आता है। अरे क्या जरूरत थी उस पार्टी में अकेले जाने की? अगर आज इन तीनों ने मुझे नहीं बताया होता तो पता नहीं क्या होता तुम्हारे साथ। जिन्हें तुम हमेशा नीचा दिखाती हो अपनी खूबसूरती का, वह तुम्हें अपनी बड़ी बहन की तरह मानती हैं। आपने सही कहा माँ जी, मुझे मेरी गलती का पछतावा है। आज के बाद मैं अपनी देवरानियों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करूंगी। आज मुझे एहसास हुआ है कि मैंने अपनी देवरानियों के साथ बहुत बुरा किया। क्या तुम तीनों अपनी जेठानी को माफ कर सकती हो? गिन्नी के माफी मांगने से सलोनी कोमल और कावेरी उसे माफ कर देती हैं, जिसके बाद गिन्नी अपनी देवरानियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। काली बहू का जादुई पति। जतिन अपने कमरे में सुकून भरी नींद सो रहा होता है। तभी उसकी बहन श्रुति उसे जगाते हुए बोलती है, भैया भैया उठो, अगर माँ ने आपको अब तक सोते हुए देख लिया ना तो आपकी बैंड बजा देंगी। अरे मेरी माँ, उठ गया। फिर फटाफट से नीचे आ जाओ। जतिन जल्दी से नहा धोकर नीचे चला आता है, जहाँ उसकी माँ शारदा हाथों में पूजा की थाली लिए खड़ी होती है। अरे निखट्टू, अपनी माँ को निहारता ही रहेगा या मुझे मंदिर ले चलेगा? ओहो माँ, अब तो आपका बेटा बड़ा हो गया है, अब तो मेरी खिंचाई करना छोड़ दो। जतिन अपनी माँ को लेकर मंदिर चला जाता है। तभी एक दुपट्टा उसे छू कर गुजरता है। अरे आज के जमाने में इतनी सादगी, लंबे बाल, आखिर है कौन ये लड़की? जतिन जल्दी से उस लड़की का पीछा करने लगता है और जैसे ही वह उसके चेहरे को देखता है तो अपना दिल हार बैठता है। हालांकि वह लड़की एक काले रंग की भद्दी सी दिखने वाली लड़की थी। जतिन एक झटके में बोलता है, आई लव यू। जतिन का इजहार सुनकर मेघा हक्की बक्की रह जाती है और उसकी आंखों में आंसू ठहर जाते हैं। वह अपनी भीगी पलकें पोंछते हुए वहां से भाग निकलती है, मगर मेघा जतिन के मन में घर कर जाती है, जिसका कारण था जतिन का सुलझा स्वभाव। अब वह हर दिन मेघा को देखने के लिए मंदिर आता। अरे जरा ठहरो तो, आखिरकार मुझसे कतरा कर भागती क्यों हो? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? मेरा मजाक बनाना बंद कीजिए। माना कि मैं काली हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे दिल से खेले। गलतफहमी का शिकार होने के कारण मेघा फूट फूट कर रोने लगती है। तभी जतिन उसके आंसू पोंछता है। तुम मुझे गलत समझ रही हो। मेरी नजर से देखो, तुम सबसे सुंदर हो। कृष्ण भी तो काले थे और राधा तो रूपवती थी, तो क्या उनका प्यार घटा नहीं ना? जतिन की खरी बातें सुनकर मेघा उसकी ओर खींची चली आती है। समय ढलता जाता है और जतिन मेघा से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। जतिन बेटा, मेरी मेघा का ख्याल रखना। मेघा मेरी जिम्मेदारी है माँ जी। आंखों में कई सारे सपने सजाकर मेघा बहू बनकर जैसे ही ससुराल के चौखट पर कदम रखती है, उसकी सास ननद उसे खरी खोटी सुनाने लगती हैं। माँ, ये मेघा है, आपकी बहू। अरे मेरी निखट्टू औलाद, दुनिया की गोरी चिट्टी लड़कियां हड़ताल पर चली गई थी क्या, जो तूने इस नजर बट्टू को मेरी बहू बना दिया? एकदम जले हुए उपले के जैसे है। हाँ भैया, ऐसा भी कौन सा इश्क का बुखार चढ़ गया था आपको, जो आप इतनी काली भाभी ले आए? अरे 2.5 किलो भी मेकअप थोपेंगे ना इनके चेहरे पर तो भी नहीं चमकेंगी ये। हाँ। चौखट पर कदम रखते ही काली बहू को सास और ननद के ताने सुनने पड़ते हैं और ढलते दिनों के साथ बेचारी काली बहू की जिंदगी बद से बदतर हो जाती है। देखा जतिन, इस काले रंग के कारण सासू माँ श्रुति मुझसे दूर दूर भागते हैं। मेरे कारण तुम्हारे अपने रिश्ते भी बिगड़ रहे हैं। उससे अच्छा तो मैं खुद खाक हो जाऊं। अपनी पत्नी मेघा की हिम्मत को तिल तिल यूं टूटता देखकर जतिन उस रात मंदिर में हाथ जोड़कर कहता है, हे भगवान, 7 फेरे लेते वक्त मैंने मेघा को वचन दिया था कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, मगर मैंने जैसे उसका हाथ थामकर उसकी जिंदगी में कांटे बो दिए हैं। मेरी मदद कर, मेरी मेघा को सुंदर कर दे ताकि उसका काला रंग किसी को न खटके। ऐसा बोलते हुए जतिन अपने आंसू से भगवान श्री कृष्ण के पांव धो देता है। तभी एक सुनहरी चमक उसके भीतर भर जाती है और वह घर चला आता है। अगली सुबह मेघा शीशे के सामने बैठी बाल संवार रही होती है। तभी जतिन जैसे मेघा को छूता है, उसका कालापन गायब हो जाता है और वह सर से पांव तक गोरी चिट्टी हो जाती है, जिसे देखकर मेघा चौंक उठती है। ये कैसे हुआ जतिन? तुम्हारे छूते ही मेरा काला रंग गोरे रंग में कैसे बदल गया? इसका मतलब मैं एक जादुई पति की पत्नी हूँ। मेघा, मुझे खुद भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।
जतिन मेघा से अपनी पिछली रात मंदिर जाने का जिक्र सुनाता है, जिसे जानकर मेघा बोलती है, जतिन मुझे फिर से काला कर दो। अगर मैं जादुई सामर्थ्य से भरा हुआ हूँ तो अभी मेरी पत्नी काली हो जाए। जतिन के कहते ही उसका जादू मेघा पर चल जाता है और मेघा का शक पूरी तरह से पक्का हो जाता है कि उसका पति जादुई है। बदले हुए नए गोरे चिट्टे चेहरे के साथ जैसे ही बहू अपनी सास और ननद के सामने आती है तो उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरे बहू, ये तू ही है ना? अरे बाप रे, ये कीचड़ में कमल कैसे खिल गया? तू तो कल तक एकदम कोयला जैसी काली थी, फिर अचानक कटरीना कैफ कैसे बन गई? माँ, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। अरे तुम दोनों माँ बेटी फिर शुरू हो गई। अरे पहले जब मेरी मेघा काली थी तभी तुम्हें आफत थी, और आज गोरी हो गई है तो उसकी खूबसूरती तुम्हें खलने लगी है। हाँ हाँ मेरे लाल, अब जोरू का गुलाम तो बनेगा, पत्नी हूर की परी जो हो गई है। बहू के सुंदर चेहरे के कारण सास को चुप रहना पड़ता है। ऐसे ही समय बीतता है और फिर एक दिन शारदा और श्रुति आपस में खुसुर पुसुर करती हैं। पता नहीं ऐसा भी कौन सा पारस का पत्थर हाथ लग गया है इस मरजानी मेघा को, जो ये कलमुही कटरीना बन गई। माँ, मेरे पास एक गोली है जिससे इंसान को अच्छा खासा चेहरा दाग दानों से भर जाता है। अभी हम ये गोली भाभी को इस केसर वाले दूध में मिलाकर देंगे और इसके बाद इस काली बहू को खाज खुजली शुरू हो जाएगी। तब हमें पता चल जाएगा खूबसूरती के पीछे का राज है क्या। काली बहू की खूबसूरती से खाक हुई ननद और सास अपनी साजिश को अंजाम देती हैं और श्रुति के कहे मुताबिक असर शुरू हो जाता है। माँ, पता नहीं अचानक खुजली क्यों हो रही है? जतिन कुछ करो। मेघा, ये करामात माँ और श्रुति की है। वो देखो, वो खिड़की पर खड़ी होकर तुम्हें ही देख रही है। अपनी माँ और बहन के जाने के बाद जतिन झट से खिड़की बंद करके मेघा का हाथ थामकर बोलता है, ऐ मेरे जादुई शक्ति, इसी पल मेघा के शरीर पर उभरे दाने मिटा दे। जतिन के इतना कहते ही मेघा का शरीर एक सुनहरी रोशनी से भर जाता है और वो पहले के जैसी सुंदर हो जाती है। मगर इतने पर भी जलकुकड़ी सास की खुराफाती कहाँ रुकने वाली थी। वह हर हालत में काली बहू के बदले रूप का राज जानना चाहती थी। फिर एक दिन कोढ़िन उनके चौखट पर आती है। इसके चेहरे पर गहरे घाव थे जिस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। कोई है? मुझे कोढ़ी पर तरस खाओ। अरे ओ करमजली कोढ़िन, चल भाग मेरी चौखट से, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। अरे माँ, ये क्या कर रही हैं आप? इस बेचारी की हालत तो देखिए। जतिन, इसकी मदद करो। जतिन आगे बढ़कर उस कोढ़िन औरत की बाह थाम लेता है। बेटा, ये तो क्या बेवकूफी कर रहा है? अरे दूर हट उस कोढ़िन से, वरना उसका रोग तुझे भी लग जाएगा। ए मेरे अंदर बसी शक्तियों, मैं तुम्हें खोजता हूँ। इसी वक्त ये औरत कोढ़ से छुटकारा पाए। अचानक जतिन के भीतर से निकली एक रोशनी उस कोढ़ी पर पड़ते ही उसका कोढ़ मिट जाता है, जिसे देख शारदा कहती है, इसका मतलब मेरी काली बहू के सुंदर होने की जड़ मेरे बेटे का जादू है। बिल्कुल सही समझा आपने। मगर मेरे अंदर जो जादू आया था वो सिर्फ मेघा के कारण। आप लोग जो उसे दिन रात काला काला कहती थी, इस कारण मेघा ने जीने की ख्वाहिश छोड़ दी और तब मुझसे जादुई पति की शक्ति आ गई। किसी इंसान को इतना भी मत कोसो माँ कि वो जिंदगी से हार जाए। अपने बेटे की कड़वी बातें शारदा की आंखें खोलने के लिए काफी थी। उस पल वह शर्म से पानी पानी होकर खामोश खड़ी थी। बहू, मुझे माफ कर दे, मैं बस खूबसूरती के पीछे भागती रही और तुझे तेरे काले रंग को लेकर कोसती रही, मगर भूल गई श्री कृष्ण से लेकर विष्णु और स्वयं शिव भी काले थे। अब तुझे इस जादू के झूठ के साथ जीने की जरूरत नहीं। आखिरकार अंत में सास अपनी काली बहू को उसके असल रंग के साथ स्वीकार कर लेती हैं।